नमस्कार, मैं विजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एलपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं। और राजस्थान भूगोल की इस सीरीज में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का ये चौथा और अंतिम भाग है। इस भाग में हम राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इसलिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का ये चौथा और अंतिम भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए, राजस्थान का जो चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश है, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार या जिसे हाड़ौती का पठार भी हम कहते हैं, इसका अध्ययन हम बाकी के भौतिक प्रदेशों के साथ में तुलनात्मक रूप से करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी भौतिक प्रदेश का उत्पत्ति का कारण और उत्पत्ति का काल पढ़ते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसकी जो उत्पत्ति है वो मध्यजीवी महाकल्प या जिसे मीसोजोइक एरा भी कहते हैं। मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में या क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। सबसे पहले हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो नूतन महाकल्प या जिसे चतुर्थ महाकल्प भी कहते हैं, उसके प्लेटोसीन काल में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। तो सबका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रदेश था पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो नूतन महाकल्प या जिसे चतुर्थ महाकल्प भी कहते हैं। नूतन महाकल्प या चतुर्थ महाकल्प भी कहते हैं। इसके प्लिस्टोसीन काल यानी कि नवीन काल, चतुर्थ महाकल्प यानी कि नवीन काल, नूतन महाकल्प में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। उसके बाद में हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़ा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसकी जो उत्पत्ति है वो प्राचीन काल में हुई थी, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो आद्य महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन युग जो है वो प्राचीन युग है। तो आद्य महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन युग जब धारवाड़ चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, उनके साथ में अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो चतुर्थ महाकल्प या जिसे नूतन महाकल्प कहते हैं। चतुर्थ महाकल्प या नूतन महाकल्प में प्लेस्टोसीन काल में, चतुर्थ महाकल्प, नूतन महाकल्प या प्लेस्टोसीन काल में गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मृदा के कारण या उस मृदा के जमाव से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का जो काल है वो हम इसके साथ में पढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा का मतलब होता है काल के क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में है इसका क्षेत्रफल। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% है, यानी कि एग्जैक्ट 6.49% है। पश्चिमी मरुस्थल जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 61.11% है। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9.3% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल 23% है। एक मिनट। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 61.11%। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 9.3%। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 23%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, इसका क्षेत्रफल है 9.49% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। जनसंख्या देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% निवास करती है हाड़ौती के पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में। पश्चिमी रेगिस्तान में जनसंख्या कितनी है? 40% है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? 10% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? 39% है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो जहाँ की जो मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा है, अत्यधिक कृषि संभावित क्षेत्र है, वहां जनसंख्या अधिक रहती है। 39% जहाँ जनसंख्या निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल उसका कम है, 23% क्षेत्रफल है, इसलिए वहां जनघनत्व अधिक है। जबकि मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, लगभग 61% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 40% है, इसलिए वहां जनघनत्व कम है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है 6.49% और जनसंख्या निवास करती है 11%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या 40%। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या 10%।
पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या 39% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाडोती के पठार की जो जनसंख्या है वो है 11%। ओके, विस्तार देखिए, विस्तार है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में, जबकि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो अरावली के पश्चिम में 12 जिलों में इसका विस्तार है। अरावली के पश्चिम में 12 जिलों में इसका विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को या जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला मैदान यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, रेत ही रेत है, और अर्ध शुष्क प्रदेश जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है। शुष्क रेतीले मैदान को पूरे हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त में जिसका प्रतिशत जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 58.5% है, और बालू का स्तूप मुक्त जो है ये 41.5% है। फास्टली रीडिंग करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले। तो शुष्क जो मरुस्थल है, मरुस्थल का दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीले मैदान को फिर दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त जो है जहाँ बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, रेत के टीले या टिब्बे पाए जाते हैं जिनको साहित्यिक भाषा में दरियन कहते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो मरुस्थलीय प्रदेश का 58.5% है, और बालू का स्तूप मुक्त जो है वो 41.5% है। जो बालू का स्तूप युक्त है वहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है, जिसे रेखीय या सीप या अलग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप वायु के समांतर बनते हैं, वायु की दिशा में बनते हैं। दूसरे बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, जिनको समकोणीय बालू का स्तूप या लंबवत बालू का स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि वो आड़े या समकोण जैसे बनते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है जो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप है। सीफ या अलग जो है बालू का स्तूप है। सफर कापी जो है झाड़ियों के किनारे बनने वाले बालू का स्तूप है। उसके बाद में जो बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है 41.5% है, पश्चिमी रेगिस्तान का या पश्चिमी मरुस्थल का, इसे हम्मादा भी कहते हैं। हम्मादा यानी कि ये चट्टानी मरुस्थल है या रैग कहते हैं, मिश्रित मरुस्थल है। जबकि जो बालू का स्तूप युक्त है जहाँ रेत ही रेत है, रेत के टीले हैं, टिब्बे हैं, इसको इर्ग कहते हैं। इर्ग का मतलब होता है मान मरुस्थल, यानी कि यहाँ रेत ही रेत है। और बालू का स्तूप मुक्त जिसको हम रैग कहते हैं, मिश्रित मरुस्थल या हम्मादा यानी कि चट्टाना मरुस्थल, यहाँ लाठी सीरीज है, चंदन नलकूप है, कुलधरा गांव है, यहाँ आकलवुड कोशिश जीवाश्म पार्क है। यहाँ जो लाठी सीरीज है यानी कि मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक जो 60 किलोमीटर की भूगर्भित जो जलपट्टी है, क्योंकि नीचे चूना है तो उसके ऊपर पानी की एक पट्टी है जहाँ सेवण घास उगती है जिसको साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। तो ये किस में आएगा? बालू का स्तूप मुक्त वाले में आएगा, क्योंकि बालू का स्तूप युक्त में तो बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। तो लाठी सीरीज वाला क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त वाले प्रदेश में आएगा। जो लाठी सीरीज है मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक, उसके बाद में चंदन नलकूप इसमें आएगा। आकलवुड कोशिश जो जीवाश्म पार्क है जैसलमेर के अंदर है, जहाँ जुरेसिक काल की वनस्पति के अवशेष मिले हैं। कुलधरा गांव जो भूतिया गांव है वहाँ बहेल के अवशेष मिले हैं, डॉल्फिन के अवशेष मिले हैं और डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो जो पश्चिमी रेगिस्तान है, पश्चिमी में जो मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, इसका अध्ययन हम दो भागों में बांट करके कर चुके हैं। आज फास्टली रीडिंग मरवा रहा हूँ, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश। अब देखो, शुष्क रेतीला मैदान आपको बता चुका हूँ। शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में बांट करके पढ़ा है, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश था इसका अध्ययन हमने चार भागों में बांट करके पढ़ा था। गग्गर प्रदेश जहाँ गग्गर नदी प्रभावित होती है, सरस्वती नदी जहाँ प्रभावित होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है जिसको नाली भी हम कहते हैं। उसके बाद में दूसरा था शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र है जहाँ कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। तीसरा जो प्रदेश था अर्ध शुष्क प्रदेश का जो तीसरा भाग था वो था नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि में हमने मकराना श्रेणी पढ़ी थी जो सफेद संगमरमर के लिए जानी जाती है, मांगलोद श्रेणी पढ़ी थी जो जिप्सम के लिए जानी जाती है, जायल श्रेणी पढ़ी थी जो फ्लोराइड युक्त जलपट्टी के कारण जानी जाती है। यहाँ कुबड़ पट्टी, भाका पट्टी, होच बेल्ट पाई जाते हैं क्योंकि नागौर से लेकर के अजमेर तक फ्लोराइड युक्त जलपट्टी है जहाँ आदमी कुबड़ा हो जाता है, कुबड़ा या
बांका भी उसको कहते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी नागौरी उच्च भूमि में आएगी। यहाँ कुबड़ पट्टी है, हॉच बेल्ट है, ये आएगा हमारा नागौरी उच्च भूमि में। और अर्ध शुष्क प्रदेश का जो चौथा भाग हमने पढ़ा था गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी नदी का जो प्रभावित क्षेत्र है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में जहाँ लूनी नदी प्रभावित होती है, उस क्षेत्र को हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहां गौड़ राजपूतों का वो अधिकार क्षेत्र रहा है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में हमने पढ़ा है, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश में जहाँ 56 की पहाड़ियां है, बालोतरा से लेकर के सिवाना के बीच में 56 गुम्बदाकार छोटी छोटी पहाड़ियां है, जहाँ नाकोड़ा पर्वत है, जहाँ नाकोड़ा भैरव मंदिर है जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ को समर्पित है। वहीं पीपलूद जो गांव है उसमें पश्चिमी रेगिस्तान में सर्वाधिक बारिश होती है, इसलिए पीपलूद गांव को क्या कहते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान का माउंट आबू कहते हैं। उसके बाद में गोडवाड़ प्रदेश में ही जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां है, जहाँ डोरा पर्वत है, इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, सूंदा पर्वत है। डोरा पर्वत जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी है, डोरा पर्वत 869 मीटर। तो ये सारे के सारे जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियां हो चाहे 56 की पहाड़ियां हो, ये गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं। दोबारा सुन लीजिए, पश्चिमी रेगिस्तान का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 2 भागों में बांट करके हमने अध्ययन किया था। एक तो शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीला मैदान को फिर 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। और दूसरा जो है पश्चिमी रेगिस्तान, वो अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश जो लूनी नदी का प्रभावित क्षेत्र है। लूनी नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अब जालोर में नहीं जाएगी क्योंकि जालोर के दक्षिणी हिस्से से प्रभावित होती थी सांचौर से, सांचौर नया जिला बन गया है। बाड़मेर में भी जाएगी, बालोतरा को नया जिला बना दिया इसलिए बालोतरा में भी जाएगी। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में पड़ती थी, अब बालोतरा में पड़ेगी, क्योंकि बालोतरा से लेकर के सिवाना के बीच में 56 छोटी छोटी गुम्बदाकार पहाड़ियां हैं, उनको 56 की पहाड़ियां कहते हैं, जहाँ नाकोड़ा पर्वत है। आगे जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां है, जहाँ डोरा जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी 869 मीटर। तो डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, सूंदा पर्वत, ये सब जसवंतपुरा की पहाड़ियों के भाग है। तो ये जो विस्तार है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हमने विस्तार पढ़ा है, जो कि अरावली के पीछे, अरावली के पश्चिमी भाग में 12 जिलों में इसका विस्तार है। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो लगभग 10 जिलों में है। अरावली का अध्ययन हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर अरावली। दक्षिण अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं? सिरोही आता है, राजमंद और उदयपुर आता है। सबसे ऊंची जो अरावली की चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली में पाई जाती है, क्योंकि सिरोही के अंदर ही है गुरु सीकर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू 1722 या 1727 मीटर। उसके बाद में शेर जो है पर्वत चोटी है, दिलवाड़ा पर्वत चोटी है, ये तीनों के तीनों सिरोही में ही है। गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा। फिर जरगा का नंबर आता है, जरगा उदयपुर में है। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है। और राजमंद में कौन सी है? कुंभलगढ़। तो गुरु, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये जो चोटियां हैं दक्षिणी अरावली में आती है। दक्षिणी अरावली में 3 जिले आते हैं, सिरोही, राजमंद और उदयपुर। उसके बाद में अरावली का जो विस्तार है वो मध्य अरावली में एक ही जिला आता है, अजमेर। अजमेर की जो सबसे ऊंची या मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गौरमजी। क्या नाम है? गौरमजी। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं मोरिया जी, मोरिया जी का दूसरा नाम है टोडगढ़, बहुत फेमस है। गौरमजी, टोडगढ़ या मोरिया जी, तारागढ़ है, नागपहाड़ है, ये जो चोटियां है, ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की मध्य अरावली में आती है, अजमेर में आती है। उसके बाद में उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है। यहाँ की जो उत्तर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर। उसके बाद में खो है, जयपुर में है, बरौच है, अलवर में है, बरवाड़ा है, जयपुर में है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, ये जयपुर के अंदर आते हैं। तो अरावली का जो विस्तार है लगभग 10 जिलों में है। अरावली को 3 भागों में बांट करके हमने अरावली प्रदेश का अध्ययन किया है, जो मैं अरावली पर्वतीय, अरावली भौतिक प्रदेश में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ फास्टली रीडिंग करवा रहा हूँ आपको। दक्षिणी अरावली सिरोही, राजमंद, उदयपुर। मध्य अरावली में अजमेर, जहाँ गौरमजी, मोरिया जी, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़ ये आते हैं। उत्तर अरावली में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा का क्षेत्र आता है। रघुनाथगढ़ है, खो है, भरोच है, बरवाड़ा है, जयगढ़ है, नारगढ़ है, ये पहाड़ियां उत्तर अरावली में आती है। ये उत्तर अरावली का अरावली का विस्तार है, जो सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक। सिरोही
खेड़ ब्रह्म सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी अब नीम का थाना जो नया जिला बना है उसमें आती है, खेतड़ी, सिंगाना, डावला, ये सारे के सारे नए जिलों में। तो नए जिलों की सीरीज में शुरू करूंगा, उसमें अपडेट ये सारे करवा दी जाएंगे। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था पूर्वी मैदानी प्रदेश का, जो नदियों वाला प्रदेश है, जहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ या जलोढ़ मृदा है, जहाँ जनघनत्व जो है सर्वाधिक जनघनत्व है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल 23% है, जबकि जनसंख्या जो है 39% है, इसलिए यहाँ का जनघनत्व क्या है, सर्वाधिक है। बहरहाल इसका विस्तार देखते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। एक तो चम्बल बेसिन, कौन सा, चम्बल बेसिन, एक बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, और एक माही बेसिन। चम्बल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि चम्बल नदी जो है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये बेसिन जो है वो चम्बल बेसिन कहलाता है। अब ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में सारा बीहड़ क्या होता है, नाली का अवनाली का अपर्दन क्या होता है, ये मैं वहां समझा चुका हूं, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में बाणगंगा या बनास बेसिन जो है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजमंद से निकलती है, राजमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में आकर के चम्बल नदी में मिल जाती है। तो ये जो बेसिन है ये बनास बेसिन कहलाता है। और बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से दौसा होते हुए भरतपुर, और भरतपुर के बाद में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये बेसिन जो है वो बाणगंगा बेसिन कहलाता है। दोनों को हमने मिलाकर के पढ़ा था, बनास बाणगंगा बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे आपके, इसमें आएंगे आपके जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, ठीक है, अजमेर है, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में आता है। यहाँ इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। माही बेसिन में दक्षिणी राजस्थान आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है, ये मैं कल कंप्लीट करवा चुका हूँ। माही बेसिन, माही बेसिन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है, जहाँ छप्पन का मैदान है। छप्पन की पहाड़ियां तो हमारे पश्चिमी मरुस्थल में हमने पढ़ी, जबकि छप्पन का मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। कांठल जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ में है। बागड़ जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र क्या है, बागड़ है। हाँ, अब देखो थार के मरुस्थल की विशेषता। थार के मरुस्थल की क्या विशेषता है कि ये एक तो जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी रेगिस्तान जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जनसंख्या की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से। यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वो अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जबकि आज हम जो पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठारी प्रदेश जो पढ़ रहे हैं उसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। बेसाल्ट चट्टानों में एल्यूमिनियम की भंडार पाए जाते हैं, जबकि अवसादी जो चट्टानें हैं ये पश्चिमी रेगिस्तान में या थार के मरुस्थल में पाई जाती है। अवसादी जो चट्टानें हैं उनमें प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेल की प्रधानता पाई जाती है। दूसरी थार के मरुस्थल की और क्या विशेषता है, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। ये जैव विविधता एवं जनसंख्या में विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ की जो मृदा है, थार के मरुस्थल की जो मृदा है वो रेतीली बलुई मृदा है। रेतीली बलुई मृदा है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल। एंटीसोल। उसके बाद में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, जबकि पश्चिमी रेगिस्तान में थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानें और हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। पूर्वी मैदान में चट्टानें नहीं है, नहीं यहाँ खनिजों की दृष्टि से, चट्टानों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। दूसरा देखो, हाँ, हाड़ौती का पठार या जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, इसमें ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जिनमें बालू का पत्थर एवं एल्यूमिनियम के क्या है, भंडार है, एल्यूमिनियम यही मिलता है। यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वर्टिसोल है। रेगुर मृदा भी इसे कहते हैं, काली कपासी मृदा कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। तो काली मृदा, वर्टिसोल, रेगुर, स्वतः जुताई वाली जो मृदा है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा, जिसका वैज्ञानिक नाम है इंसेप्टिसोल। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा या उपजाऊ मृदा, उसका वैज्ञानिक नाम है अल्फीसोल। और हाड़ौती के पठार में ये दक्षिणी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल।
ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसकी विशेषता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है जिनमें बालू का पत्थर या एल्यूमिनियम के भंडार मिले हैं। यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा, रेगुर मृदा या कपासी मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वर्टिसोल है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है क्योंकि सर्वाधिक नदियां दक्षिणी पठारी प्रदेश से ही, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से, हाडोती के पठार से ही निकलती है। इसलिए यहाँ जलीय अपरदन की क्या है, समस्या है। जलीय अपरदन क्या होता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में वैसे तो बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ। जैसे नदी है, नदी का ये फ्लो क्षेत्र है, तो नदी में जब पानी की आवक ज्यादा होती है तो नदी का पानी दोनों तरफ आसपास चला जाता है, और जब नदी में पानी कम होगा तो ये आसपास भरा हुआ पानी पुणे नदी के बहाव क्षेत्र में, पुणे नदी के फ्लो क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन जब ये आता है तो मिट्टी को काट करके लेकर के आता है। इसे ही हम जल अपरदन की समस्या कहते हैं, क्योंकि नदी के आसपास भरा हुआ पानी जब नदी के बहाव क्षेत्र में आएगा तो वो मिट्टी को काट करके लेके आएगा। इसे जल अपरदन की समस्या कहते हैं। सर्वाधिक नदियां हाडोती के पठार में बहती है, इसलिए जल अपरदन की जो समस्या है वो सर्वाधिक हाडोती के पठार में ही पाई जाती है। यहाँ की जो प्रमुख जो नदी है वो चम्बल नदी है, दक्षिणी पूर्वी पठार, और चम्बल नदी का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि दक्षिण से ही चम्बल नदी बहती है और उत्तर में धौलपुर तक बहती है। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जलीय अपरदन की समस्या इसी प्रदेश में है, नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो चम्बल नदी है, जिसका ढाल दक्षिण से लेकर के उत्तर तक है। चम्बल नदी जिसका उद्गम जानावाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से होता है, और राजस्थान प्रवेश कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद में यमुना में जाकर के मिल जाते हैं कानपुर के पास में। अब हम पढ़ेंगे हाडोती के पठार का वर्गीकरण। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हमने वर्गीकरण कर लिया, अरावली प्रदेश का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया, पूर्वी मैदानी प्रदेश का हमने वर्गीकरण किया 3 भागों में। अब है हाडोती के पठार का वर्गीकरण। इसको 2 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। विंध्य कगार क्षेत्र, जो विंध्यांचल पहाड़ों का, विंध्यांचल की पहाड़ियों का जो समूह है, जो क्षेत्र है, वो विंध्य कगार क्षेत्र में आएगा। और दक्कन के पठार का जो भाग है वो झालावाड़ का पठार और डग गंगधर प्रदेश में आता है। तो हाडोती के पठार को भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र में कुछ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जो बूंदी के अंदर है, कोटा के अंदर है, बारा के अंदर है रामगढ़ की पहाड़ियां, कोटा के अंदर है मुकुंदरा हिल्स, बूंदी के अंदर है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिन्हें बूंदी की पहाड़ियां कहते हैं हम। कुछ नदी निर्मित मैदान हैं और कुछ शाहबाद उच्च भूमि है जो बारा के अंतर्गत है। सहरिया जनजाति बारा में ही पाई जाती है। बारा की 2 तहसील है, शाहबाद और किशनगंज, जहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति का बाहुल क्षेत्र है। बारा की 2 तहसील है, शाहबाद और किशनगंज। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बारा की, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। ये अच्छा फैक्ट है। देखिए अब एक एक को लेकर के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले विंध्य कगार भूमि या विंध्य कगार क्षेत्र, जो विंध्यांचल की पहाड़ियों का जो समूह है, बारा के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, तो उनमें सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में बूंदी की पहाड़ियां है। बूंदी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, सर्वोच्च शिखर है, वो है सतूर पर्वत, 35 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स आती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कोटा और झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे सर्वोच्च जो शिखर है, वो है चांदवाड़ी पर्वत, 517 मीटर। और चांदवाड़ी जो पर्वत है, चांदवाड़ी जो चोटी है, कोटा के अंदर है। ये न केवल मुकुंदरा हिल्स की बल्कि पूरे हाडोती के प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे हाडोती के प्रदेश का सर्वोच्च शिखर अगर आपसे कोई पूछते हैं तो वो है चांदवाड़ी चोटी, जो कोटा के अंदर है, 517 मीटर ऊंची है। जबकि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सतूर पर्वत, 35 मीटर ऊंचा। उसके बाद में कुंडला की पहाड़ियां है कोटा के अंदर। रामगढ़ की पहाड़ियां है, रामगढ़ क्रेटर, जो तो ये तो प्रकृति द्वारा बना है, उल्कापात के कारण बना है रामगढ़ क्रेटर, जो बूंदी से लेकर बारा के मध्य है। हाडोती के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, चांदवाड़ी पर्वत या चांदवाड़ी चोटी, जो कोटा के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स का भाग है, 517 मीटर। रामगढ़ की जो पहाड़ियां है बूंदी से लेकर बारा के बीच में, उनको बूंदी में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां कहा जाता है। इनका जो निर्माण है वो खगोलीय घटना उल्कापात के कारण हुआ है। इस कारण इसे राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज घोषित किया गया है। दूसरा है इसी में विंध्य कगार भूमि में ही नदी निर्मित मैदान, जहां से नदियां बहती है, चम्बल नदी है। कोटा एवं बूंदी में चम्बल तथा इसकी जो सहायक नदियां है उसके द्वारा निर्मित मैदान, जो नदी निर्मित मैदान है। और तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि, जो पूर्वी बारा का जो क्षेत्र है
पूर्वी बारा में स्थित 450 मीटर क्षेत्र में उच्च भूमि क्षेत्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कांबा, जो बारा के अंदर है, 456 मीटर ऊंची है। और दूसरा भाग है हाडोती के प्रदेश का, हाडोती के पठार का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, हाडोती में दक्कन का पठार। हाडोती में जो दक्कन का पठार का जो भाग है झालावाड़ के अंदर है, इसमें झालावाड़ का पठार आता है और एक आता है डकगंगधर प्रदेश। ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। डकगंगधर प्रदेश हाडोती के पठार में किसका भाग है, विंध्य कगार का या दक्कन के पठार का? तो किसका होगा, दक्कन के पठार का। झालावाड़ का जो पठार है वो झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, उसे झालावाड़ का पठार कहते हैं। और दूसरा है डकगंगधर प्रदेश, जो दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़ में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि जो है, उसे हम डकगंगधर प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखना, डकगंगधर प्रदेश दक्कन के पठार का भाग है, न कि विंध्य कगार का भाग है। ये था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का चौथा भाग, हाडोती का पठार। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।